अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, वो वक्त आ गया जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और वो वक्त था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए कौन सा जज आइनी बेंच का सरबराह बनेगा। और अब जो ताज़ा तरीन इतलात इस वक्त हमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के हवाले से मौसूल हुई हैं, वो तमाम तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा ख़त्म हो गई है। असल चीफ जस्टिस अगर इस सारे मामले में किसी को करार दिया जाए तो वो अब आइनी बेंचेस का जो प्रिजाइडिंग जज है वो जज ही दर हकीकत सही मायनों में चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। तमाम तर अहम मुकदमात का इख्तियार उस जज के पास होगा और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तनाव की, टकराव की और झगड़े की सूरत हाल हमें बनती हुई नजर आ रही है। देखना यह है कि क्या चीफ जस्टिस का याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत जो दीगर सीनियर जजेस हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है, क्या वो इस हवाले से खामोश रहेंगे या हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट बनती हुई नजर आएगी। बहरहाल ये अहम तफसीलात हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि दिन को तकरीबन 2:30 बजे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये अहम इजलास शुरू हुआ था। इस अहम इजलास में जो 3 से 4 अहम फैसले किए जाने थे, उनमें से एक तो ये था कि जुडिशल कमीशन आइनी बेंच के हवाले से जजेस की नामजदगी करेगा कि कौन कौन से जज आइनी बेंच का हिस्सा होंगे। दूसरा अहम मामला इसमें यह था कि ये जो आइनी बेंच है इसका प्रिजाइडिंग जज या इसका जो सरबराह होगा बेंच का, वो कौन सा जज होगा। और ये जो सरबराह है, प्रिजाइडिंग जज जिसको कहा जाता है आईन पाकिस्तान में, ये सबसे अहम पोजीशन थी। और अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 के मुकाबले में 7 वोट की अक्सरियत से जस्टिस अमीनुद्दीन को प्रिजाइडिंग जज नामजद कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन आइनी बेंच के सरबराह होंगे और यही वो मामला था जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हुकूमत को काजी फायज़ ईसा के बाद एक और काजी मिल गया है और इस काजी को हम अगर काजी फायज़ ईसा अल्ट्रा प्रो मैक्स भी कहें तो ये गलत नहीं होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुकाव रखने वाले, हुकूमत की तरफ झुकाव रखने वाले जज हैं। आइन और कानून की बालादस्ती का जो एक ख्वाब देखा जाता है वकला बरादरी की जानिब से, वो ख्वाब अब जस्टिस अमीनुद्दीन के होते हुए किसी सूरत पूरा नहीं होगा। और जो बेंच बनाया गया है उसमें भी हुकूमत की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस बात की यकीन दहानी रखी गई है कि कोई जज जो है वो हुकूमत मुखालिफ या इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ फैसले में उनको अक्सरियत हासिल ना हो। मिसाल के तौर पे आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन है, जबकि बेंच में जस्टिस आयशा मलिक, इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल होंगी। अब अगर इस बेंच की जो 7 रुकनी बेंच है, इसकी अगर जो कंपोजिशन जैसे मैंने आपके साथ शेयर की, तो इनमें से हर फैसला अगर 5-2 से ना भी आया तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 4-3 से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में आएगा। आइनी तरामीम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज की गई हैं, उस पर भी जो बेंच बनेगा वो बेंच भी अब वो जो मुकदमात हैं वो यही बेंच सुनेगा जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन करेंगे। और जस्टिस अमीनुद्दीन वो जज हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान, जिन्होंने 3 अगस्त 2024 को अपना मखसूस नशिस्तों के इख्तलाफी नोट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत, पार्लियामेंट समेत तमाम रियासती इदारों को इस बात पर उकसाया था कि जो ये मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जो जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और इस तरह जो जस्टिस गालिबन नईम अफगान बनते हैं, ये वो जज हैं जो ये आर्टिकल 209 था उसकी तशरीह के हवाले से भी ये 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिन्होंने आइन के आर्टिकल 209 को रीराइट किया था। और उस रीराइट करने के इनाम में और मखसूस नशिस्तों के फैसले में एक इंतहाई गैर आइनी और एक अपने जो जजेस का हल्फ है उसकी खिलाफ वर्जी, जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए जो इख्तलाफी नोट लिखा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए रियासती इदारों को उकसाया गया। शायद ये फैसले और ये नोट लिखने के इनाम के तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन को और जस्टिस नईम अफगान को इस आइनी बेंच में शामिल किया गया और जस्टिस अमीनुद्दीन को आइनी बेंच का सरबराह लगाया गया है। आज हम बाकायदा तौर पर यह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में अब
एक नई कहा जाए कि एक नई सुप्रीम कोर्ट बनाई जा रही है जिसके पीछे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट खड़े होंगे और ये जजेस अब हुकूमत की मर्जी और मंशा के मुताबिक ये फैसले देंगे। इस सारे मामले में अदलिया की आज़ादी भी ख़त्म हो चुकी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अदलिया को ये जो पत्थर मारा जा रहा है, ये पत्थर कहीं बाहर से नहीं आया बल्कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मारा जा रहा है और अपने ही ब्रदर जजेस की जानिब से मारा जा रहा है। और यहाँ हैरान कुन बात एक ये भी है कि जस्टिस अमीनुद्दीन अपने ही नाम पर वोटिंग में शामिल हुए और उन्होंने खुद को वोट भी दिया और उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे जो है वो आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाए। तो ये वो मामलात हैं जिसके दौरान इस वक्त हमारी अदलिया जहाँ से गुजर रही है और जो अदलिया की आज़ादी का ख्वाब देखा जाता था या आइन और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी का ख्वाब देखा जाता था, आज वो ख्वाब भी मुकम्मल तौर पर कुचल दिया गया है। आइन पाकिस्तान के तहत अदलिया की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया है और एक ऐसा कंप्रोमाइज्ड जो है वो सिस्टम सामने लाया जा रहा है जो किसी सूरत भी जो आइन के मामलात हैं उनकी समझ बूझ नहीं रखता। ये वो जजेस हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये जूनियर हैं, सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस को मुकदमात की समाअत करनी चाहिए। तमाम अहम मुकदमात में ये सवाल उठाया गया और आज हैरान कुन तौर पर वो जज इस सारे मामले में शामिल किए गए जो सीनियरिटी में शायद बहुत नीचे आते हैं। बहरहाल अब ये इसमें देखें कि जो 7 अरकान जुडिशल कमीशन के जिन्होंने इस फैसले की जो है उसके हक में वोट दिया है, उसमें वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारण है, अटारनी जनरल अनवर मंसूर उस्मान आवान है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, मुस्लिम लीग नून के MNA शेख आफ्ताब, इसके अलावा अकलियती रुकन रोशन खुर्शीद और साथ ही पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन और जस्टिस अमीनुद्दीन खुद शामिल हैं जिन्होंने इस तजवीज़ के हक में वोट दिया कि जस्टिस अमीनुद्दीन को ही जो ये आइनी बेंच है उसका सरबराह लगाया जाना चाहिए। जबकि जिन जजेज ने या जिन मेंबरान ने मुखालफत की है उनमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA है उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज वो अरकान है जिन्होंने जुडिशल कमीशन फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन की बतौर प्रिजाइडिंग जज जो है उसकी मुखालफत की है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये 12 मेंबरान थे, 12 में से 7-5 के तनासुब से ये फैसला आया है और अब जस्टिस अमीनुद्दीन बाकायदा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बन चुके हैं बतौर प्रिजाइडिंग जज और अब उनकी जगह एक और जो जज शामिल होंगे वो मुमकिन तौर पे जस्टिस जमाल मंदोखेल होंगे जो सीनियरिटी लिस्ट में उनके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं आइनी बेंच में। और जस्टिस जमाल मंदोखेल अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5वें जुडिशल मेंबर उनको करार दिया जा सकता है। इंतहाई अहम तफसीलात हैं जो इस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सामने आई हैं और इस सारे मामले में जुडिशल कमीशन का ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल था। लेकिन इस इजलास के साथ ही जिस तरीके से बेंच की कंपोजिशन की गई है और जिस तरीके से जजेस को इसमें चुन चुन कर डाला गया है, कोई भी फैसला हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं आएगा, किसी सूरत भी नहीं आएगा। ये वो जजेस हैं जिनके ज़मीर या तो सो चुके हैं या वो उनके ज़मीर इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकते। जो जजेस हुकूमत को बयानिया फ्राहम करने के लिए मखसूस नशिस्तों के केस में अपना इख्तलाफी नोट लिख सकते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन और तमाम रियासती इदारों को इस बात की तरगीब दी जाए, इस बात पर उकसाया जाए कि अक्सरियती बेंच के फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए, तो क्या ऐसे जजेस से ये उम्मीद या ये तवक्को रखी जा सकती है कि वो आइन की बालादस्ती या कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बाकायदा लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। अब ये लड़ाई देखनी ये है कि क्या आइन पसंद जजेस जो हैं वो ये लड़ाई जीतते हैं, क्योंकि इस वक्त जो भी आज़ाद जहन रखने वाले जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं वो हुकूमत को पसंद नहीं है और शायद इसी वजह से जस्टिस अमीनुद्दीन जैसे जो कमज़ोर किरदार के जजेस हैं उनको आइनी बेंच का हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक फैसले दिए जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन के कुछ तारीखी फैसले मैं आपको गिनवा देता हूं कि जस्टिस अमीनुद्दीन किस अहम बेंच का हिस्सा रहे और कौन कौन से अहम केसेस इन्होंने सुने और उनके फैसले दिए। जस्टिस मज़हर नकवी ने जब जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था तो जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने उनको हुक्म इम्तना देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस मज़हर नकवी के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट और जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी वो कार्रवाई करना चाहते थे और इस तरह जस्टिस
मज़ाहिर नकवी को इंतकाम का निशाना बनाया गया। उसके बाद जब आर्टिकल 209 की तशरीह का मामला आया, जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई में सबसे बड़ी रुकावट था, तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बिठाया गया, जिसमें गालिबन जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस हसन नज़र रिजवी और 5वें जज जो हैं वो शायद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे। ये 5 जजेस उस बेंच का हिस्सा थे और इन 5 जजेस ने 4-1 के तनासुब से आर्टिकल 209 को उसकी तशरीह की, उसको रीराइट किया और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए आर्टिकल 209 को रीराइट करते हुए जुडिशल काउंसिल को ये इख्तियार दिया कि अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत आ जाए और जुडिशल काउंसिल का ये इख्तियार है कि वो उस कार्रवाई को आगे बढ़ाए या उसको ख़त्म कर दे। और इस तरह साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हुए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के मुताबिक उन्हें नौकरी से बरतरफ करने की सिफारिश की। हालांकि आप आर्टिकल 209 पढ़ें, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो जुडिशल काउंसिल है वो रिटायर्ड जज के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। जज जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान किसी भी मौका पर इस्तीफा दे सकता है। हुकूमत इस लूप होल को ख़त्म कर सकती थी, इस सुकम को ख़त्म कर सकती थी 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया गया। शायद अपने मनपसंद जजेस को कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये लूप होल अभी भी रखा गया है, ताकि अगर उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई का अंदेशा हो तो फिर वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दे और उनके खिलाफ इस तरह कार्रवाई शुरू ही ना हो सके। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन वो जज हैं जिन्होंने तकरीबन 1 साल होने को है और अभी तक फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के हवाले से दिए गए 23 अक्टूबर 2023 के फैसले के खिलाफ अपीलें अभी तक दबा कर रखी हैं और गालिबन जून के महीने में आखिरी बार या जुलाई के महीने में आखिरी बार इस केस की समाअत हुई थी और आज 4 माह से होने को है और ताहाल इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन मखसूस नशिस्तों वाले केस का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने एक ऐसा तबाहकुन इख्तलाफी नोट लिखा जिसमें रियासती इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए उकसाया गया। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन नवाज शरीफ की ताहयात नहली ख़त्म करने वाले बेंच का भी हिस्सा थे और हर वो अहम मामला, बल्कि जो जुल्फ़कार अली भुट्टो की सजाए मौत के हवाले से जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत था, उस बेंच में भी जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल थे। आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से नजरसानी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत के लिए मुकर्रर की गई तो जस्टिस मुनीब को निकालकर जस्टिस अमीनुद्दीन को 3 रुकनी इंतजामी कमेटी का हिस्सा बनाया गया और फिर उन्हें ही बेंच का हिस्सा भी बना दिया गया और इस तरह मनपसंद जजेस बिठाकर मनपसंद फैसला लिया गया और 63A की तशरीह जो है उसको कलदम करार देते हुए एक बार फिर वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये रास्ता खोला गया कि हॉर्स ट्रेडिंग की जाए, लोगों की खरीदो फरोख्त की जाए, पैसे के नाम पर या दबाव के जरिए या धौंस धमकी के जरिए इन अरकान असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ख़रीदा जाए, उन पर दबाव डाला जाए, उनको मजबूर किया जाए। और फिर हमने देखा कि PTI के कुछ लोगों को तोड़कर आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई और ये सारे जो घिनौने इक़दामात हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें इन जजेस की प्रेजेंस नज़र आती है जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से इस आईनी बेंच में शामिल किए गए हैं। जैसे मैंने कहा कि अदलिया की आज़ादी अब तक मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म कर दिया गया है, जिंदा दरगोर कर दिया गया है और ये सब काम करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की माँ पर सुप्रीम कोर्ट के ही बरादर जजेस हैं जो अपने ही अदलिया, अपने ही इदारे के खिलाफ इस तरह की तबाहकुन कार्रवाइयों का हिस्सा बन रहे हैं। देखना यह है कि क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस सारे मामले में क्या फैसला करते हैं। बज़ाहिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी एक तरह से उज़्वे मुअत्तिल बनकर रह गए हैं, एक सिविल और सेशन जज से ज़्यादा अब उनकी अहमियत नहीं रह गई क्योंकि तमाम तर जो अहम मुकदमात हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में अब सुप्रीम कोर्ट के जो जूनियर जजेस हैं वो ये सारे अहम मुकदमात सुनेंगे और इस सारे मुकदमात में सबसे पहले जो आईनी तरमीम के हवाले से मुकदमात हैं वो ये बेंच सुनेगा। इसके अलावा एक और जो तनाज़ा इसमें खड़ा हो सकता है कि जो बेंचेस, जो मुकदमात इससे पहले 7 रुकनी या उससे बड़े बेंचेस दे चुके हैं और उनके हवाले से जो नजरसानी दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं, तो फिर वहाँ पर बेंच कैसे बनेगा। और अगर वो सारे मुकदमात जो है वो आइन और कानून की तशरीह से मुतल्लिक है तो यहाँ पर भी एक नया डिस्प्यूट, एक नया तनाज़ा हमें खड़ा होता हुआ नजर आता है। लेकिन शायद अब ये चीज़ें इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी ये बात अहमियत रखती है कि जस्टिस अमीनुद्दीन जैसा एक कमज़ोर किरदार का जज वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की माँ पर उनके वोटों से उसको प्रिजाइडिंग जज लगाया गया है आईनी बेंच का और इस तरह आईनी बेंच से मनपसंद फैसले लेने का एक ऐसा पक्का बंदोबस्त किया गया है और मुमकिन है कि अगले 60 रोज़ के अंदर हर वो मुकदमा
जिसमें हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की कुछ मफादात उसमें शामिल हों, वो तमाम मुकदमात अगले 60 रोज़ में लगाकर उनके फैसले लिए जा सकते हैं। उसके बाद भी हुकूमत के पास अक्सरियत होगी और वो दोबारा जुडिशल कमीशन इजलास 60 रोज़ के बाद बुलाया जाएगा और उसमें फिर जो है वो, अब तो वैसे जो है वो 7-5 के तनासुब से फैसला आया, अगली बार जब यह शायद इसका फैसला आएगा तो वो फैसला 8-5 की अक्सरियत से होगा और इस तरह फैसले हर बार हुकूमत के हक में होते रहेंगे, या जो भी हुकूमत आएगी उसकी अक्सरियत हो जाएगी जुडिशल कमीशन में, और इस तरह ये हुकूमत के लिए एक आला-कार के तौर पर ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल होता रहेगा। हुकूमतें और इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के फैसले लेती रहेंगी और अदलिया की आज़ादी हर मुकदमे के साथ ज़मीन जो है वो ज़मीन के नीचे उसको दबाया जाता रहेगा, उसको दरगोर किया जाता रहेगा। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।